नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सतीश कुमार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन। वर्ण विचार। व्यंजन व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण अपने आप में पूरे नहीं होते, अतः इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। यहाँ वर्णों के नीचे लगी एक टेढ़ी रेखा हलंत कहलाती है। यह आधे वर्णों के नीचे लगाई जाती है। इसको हलंत कहा जाता है और पाई भी कहते हैं हिंदी में। और ये आधे वर्णों के नीचे लगाई जाती है, अर्थात व्यंजनों के नीचे ही लगाई जाती है, जिसमें कोई भी स्वर नहीं होता। आगे देखिए, वर्णमाला में व्यंजनों का रूप। वर्णमाला में व्यंजन पूरे रूप में दिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, च, ह इत्यादि। वहाँ इनके नीचे हलंत नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ उनके उच्चारण को आसान बनाने के लिए उनमें अस्वर मिला दिया जाता है। अर्थात ये जितने भी व्यंजन हमें पूरे दिखाई देते हैं वो सभी अस्वर से युक्त होते हैं, उनके अंदर अस्वर पहले ही होता है और इसी कारण से वो पूरे नजर आते हैं। अन्यथा सभी जितने भी व्यंजन होते हैं वो वास्तव में आधे होते हैं। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श के नाम से ही पता लगता है कि जहां पर कहीं स्पर्श हो उसी के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया स्पर्श। स्पर्श मतलब छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ हमारे मुंह में किसी भी स्थान को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क से म तक 25 वर्ण हैं, अर्थात 5 वर्ग। 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, इसलिए 5 वर्ग और 5 व्यंजन अर्थात 5 5 जा 25। तो 25 वर्ण होते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन में, जिनमें क वर्ग में देखिए इसमें कई जगह उच्चारण में दोष हो जाता है बहुत सारे स्थानों पर। तो उच्चारण ध्यान से सुनिएगा, इनका उच्चारण हम ऐसे करेंगे: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का अभिप्राय होता है ऐसे व्यंजन जो स्वरों के समान उच्चारण होते हैं और जो बिल्कुल सीधे गले से निकलते हैं। उनका उच्चारण करते समय जीभ कहीं छूती तो है लेकिन न के बराबर छूती है। तो य, र, ल, व ये 4 व्यंजन जो हैं, इनको चारों व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ न के बराबर छूती है। ये स्वरों के समान सीधे कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अंतस्थ व्यंजन, ये चारों जो व्यंजन हैं उनको अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ में अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण वास्तव में स्वरों से ही होता है। आप देखेंगे जब हम संधि करेंगे तो संधि में आप लोगों को पता लगेगा कि ई के सामने अगर आ जाता है तो ई को य हो जाता है, री के सामने अ आता है तो री को र हो जाता है, और री के सामने अ आता है तो री को ल हो जाता है। इसी प्रकार ऊ के स्थान पर व बनता है। तो इस तरह ये, क्योंकि सभी चारों के चारों स्वरों से ही निर्मित होते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं।
आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, एनर्जी, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जब हमारी जीभ या हमारी जो श्वास है, जो हमारे हवा है मुंह से जब निकलती है, जब हम उच्चारण करते हैं इन वर्णों का, तो वो कहीं ना कहीं घर्षण करती है। घर्षण मतलब रगड़ खाती है, और उस रगड़ से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब वो ऊर्जा निकलती है, जो वो ऊष्मा निकलती है, तो वो सीटी जैसी आवाज निकालती है। तो देखिए इन वर्णों के उच्चारण में गले में वायु घर्षण करती है, जिससे ऊष्मा निकलती है और सीटी जैसी आवाज निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, ऐसे वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ या मिला हुआ या मिल करके बना हुआ। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिल करके इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए क्ष, क्ष में क, श और अ, इन तीनों से मिल करके बना ये क्ष। ये अ तो इसलिए है क्योंकि इनको पूरा करना है हमें। वास्तव में दो व्यंजन कौन कौन से हैं? क और श। ऐसे ही त्र में त और र व्यंजन से मिलकर बनता है त्र, और उसके अंदर अ जोड़ दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए। तो ज्ञ, ज्ञ का उच्चारण जो है वो ज्ञ किया जाता है आज के समय में, लेकिन पहले इसका उच्चारण ज्ञ किया जाता था। इसी कारण से इसका विच्छेद जो है आज भी वर्ण विच्छेद ज और य के रूप में ही किया जाता है। संस्कृत के जानने वाले जो विद्वान हैं वो आज भी ज्ञान शब्द का उच्चारण ज्ञान बोलते हैं। तो इसीलिए आज भी ज्ञ का जो विच्छेद किया जाता है वर्णों का, वो ज और य किया जाता है। श्र, श और र, द्य, द और य, ये विद्या में जैसे द्य प्रयोग किया जाता है, और अभी यहाँ पर जो फॉन्ट है उसकी वजह से द्य अलग दिखाई दे रहा है, नहीं तो विद्या में जैसे द्य आता है वैसा ही ये द्य बन जाता है। द्व, विद्वान में जैसे किया जाता है तो द और व से मिलके विद्वान में द्व बनता है। लेकिन आप इन चीज़ों में, इन वर्णों में एक बात ध्यान रखें, जब हम इनको देखते हैं शब्दों में प्रयोग करके, तो उस वक्त हमें ऐसे लगता है जैसे द पूरा है और व आधा, क्योंकि व नीचे चला जाता है और द पूरा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में होता उल्टा है। द आधा है और व पूरा है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी वर्ण नीचे होता है वो हमेशा पूरा होता है, और जो भी वर्ण ऊपर होता है वो हमेशा आधा होता है। जैसे देखिए ध, ध में द और ध, इन दोनों से मिलके ध बन गया, तो ये हुआ युद्ध जैसे प्रयोग किया जाता है, युद्ध में और बद्ध में, ऐसे शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही द्र, द्र में द और र, इन दोनों से मिलके ये बना है। तो द्र में भी देखिए र नीचे है तो ये पूरा है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, कर्म और क्रम। तो कर्म में जो र होता है वो ऊपर होता है तो वो आधा होता है, लेकिन क्रम में र नीचे होता है तो वो पूरा होता है। आप देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित किया जाता है। प्रत्येक वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है, जिसको हम कुछ सूत्रों के माध्यम से याद कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आसान से सूत्र बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग इनको याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा वर्ण कौन से मुख स्थान से बोला जाता है। अकह कंठ, अकह कंठ मतलब अ और क मतलब कवर्ग और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। इचियस तालु, उप ओष्ठ और रिट्रस मूर्धा, तलस दंत, पंचम नासिका और ए आय कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ और व दंतोष्ठ। तो ये 9 सूत्र हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप इनको अगर अच्छे से याद कर लें तो कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा वर्ण मुख स्थान से कहाँ से बोला जाता है। देखिए पहला सूत्र देखिए इसमें, अकह कंठ। अकह कंठ में जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ अ जो है, अ का अर्थ है अ के दीर्घ और लघु दोनों रूपों से है, अर्थात अ का अर्थ है यहाँ पर अ या आ। तो अ जो है अ या आ दोनों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके उपरांत आगे कह, कह पूरा वर्ग, कवर्ग,
पूरा क वर्ग मतलब पूरा क वर्ग जो है वो सारे सारा क से यहाँ चिन्हित किया गया है। क ख ग घ ng और साथ में विसर्ग। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? अकह कंठा का अर्थ क्या हुआ? फिर अ आ क वर्ग पूरा क ख ग घ ng और विसर्ग, इन सभी का स्थान कंठ होता है और इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। कंठ्य वर्ण मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी नोट करते जाइएगा साथ साथ में। दूसरा है इचयश तालु। यहाँ ई का अर्थ है ई के दीर्घ और लघु दोनों रूप, ई और ई। तो च का अर्थ है पूरा चवर्ग, च छ ज झ य और साथ में यश, यश का अर्थ है य और श, अर्थात ई च छ ज झ य और श, इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। इनके उच्चारण में जीभ तालु को छूती है, अतः इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र है उपओष्ठ। उपओष्ठ में ऊ जो है वो ऊ और ऊ मतलब लघु और दीर्घ दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। प जो है वो पवर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। पवर्ग में प फ ब भ म ये पांचों वर्ण आते हैं। इन सभी वर्णों के उच्चारण में होंठ के आकार बदल जाता है। होंठ का आकार बदल जाता है अर्थात जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे होंठ के आकार बदल जाते हैं। जैसे आप देखोगे ऊ तो इनमें गोल हो जाता है होंठ, और जब पवर्ग का उच्चारण करते हैं तो पवर्ग में हमारे होंठ आपस में मिलते हैं, प फ ब भ म, तो इनके उच्चारण में होंठ का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। अतः ये सभी ओष्ठ्य वर्ण हैं। ओष्ठ्य वर्ण मतलब होंठों से बोले जाने वाले वर्ण, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। चौथा है ऋट्रश मूर्धा। ऋट्रश मूर्धा मतलब री टवर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। मूर्धा अर्थात जो मसूड़ों से ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको मूर्धा बोला जाता है। तो री टवर्ग र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण मतलब मूर्धा से जब हमारी जीभ जब मूर्धा से टच होगी तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। अगला है तलस दंत। तलस दंत मतलब त से तवर्ग, ल वर्ण और स, तो इन सभी का उच्चारण स्थान जो है वो दंत होता है। तो दंत्य, इनको दंत्य वर्ण कहते हैं, दंत से बोले जाते हैं इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। पंचम नासिका। पंचम नासिका मतलब पांचवें वर्ण जितने भी हैं वर्गों के पांचवें वर्ण, वो उनका उच्चारण करते समय हमें नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात नासिका से भी उनका उच्चारण होता है। अकेले मुंह से उनका उच्चारण नहीं हो पाता, नासिका का भी प्रयोग हमें करना पड़ता है। नासिका से हवा आती है, तो इसी कारण से इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। नासिक्य वर्ण मतलब नासिका के साथ बोले जाने वाले वर्ण। तो ये हैं ग, य, ण, न, म। अगर आप नाक बंद करके इनका उच्चारण करके देखें तो आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे मैं एक बार आप लोगों को उच्चारण करके दिखाता हूँ। मैंने अभी नाक दोनों उंगलियों से बंद कर ली हैं और फिर अभी देखते हैं ग, य, ण, न, म। तो इसका उच्चारण जो है वो स्पष्ट नहीं होता जब तक कि हम नाक से हवा को बाहर नहीं निकलने देते। जब नाक से हवा निकलती है साथ में मुंह से उसका उच्चारण होता है तभी वो साफ बोला जा सकता है। इसलिए इनको पंचम नासिका के सूत्र में मैंने बांधा है। तो पंचम नासिका मतलब पांचवें वर्णों का उच्चारण जो है वो नासिका के साथ होता है, इसलिए उनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। ए आई कंठ तालु। ए आई कंठ तालु, ए आई, इनका उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे कंठ से निकलती है और तालु को छूते हुए उच्चारण कराती है, तो इसलिए कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान हुआ। कंठ और तालु दोनों ही। तो ए आई का कंठ तालु इसलिए भी होता है क्योंकि ए और आई का निर्माण जो होता है वो अ और ई से होता है। जब ई के बाद जब अ के बाद ई हो तो दोनों के मेल से ए बनता है। तो ए का जो अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। आपने अभी पढ़ा ही है इचियस तालु। तो
कंठ और तालु दोनों के मिलने से यहाँ पर जो उच्चारण स्थान बन गया इनका, वो बन गया है कंठ तालु। तो ए आई का उच्चारण स्थान करते समय जो ध्वनि है वो सीधे कंठ से निकलती है और तालु को छूते हुए उच्चारण करती है, इसलिए कंठ तालु इनका उच्चारण स्थान हुआ। ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ, ओ और औ का वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो कंठोष्ठ होता है, क्योंकि इसके उच्चारण के समय ध्वनि सीधे कंठ से आती है और होठों की सहायता से इनका उच्चारण होता है, तो इसलिए इनको कंठोष्ठ बोला गया है। इसके उच्चारण में भी कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आ और ऊ से मिल करके ओ बनता है, तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान दोनों को मिल करके क्या बना, कंठोष्ठ। व दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ, दांत से और ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान बनता है। जीभ जो है वो दांत को भी छूती है और होंठ भी उसमें आकार लेते हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हुआ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है क्योंकि इसके उच्चारण के समय जीभ दांतों को छूती है और होठों की सहायता से उच्चारण करती है। गृह कार्य में देखिए, कक्षा के उपरांत आप लोगों को निम्न प्रश्न अपनी गृह कार्य पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखने हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, भेदों सहित वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान का एक चार्ट कॉपी में बनाओ और उच्चारण स्थान संबंधी 9 सूत्रों को अर्थ सहित लिखो एवं उनको याद भी करो। तो ये अगर आप गृह कार्य कर लेंगे तो आपका आज का जो पाठ है वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। और एक बार फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप कभी भी इस पूरे पाठ को कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।